तो सबसे पहले तो इस खिड़की के उस पार आप जो कोई भी इस वक्त हमसे मुखातिब हैं, आपका तहे दिल से आभार इस दहरी पर आकर हमसे इस कदर मुलाकात करने के लिए। जानता हूं सरदार पटेल तलक को डपट के चुप करा देने वाले देश के सबसे धाकड़ रेल मंत्री मथाई की कहानी, इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध, उस चैप्टर सी की कहानी, नेहरू के सबसे बड़े राजदुलारे से सबसे बड़े दुश्मन बन जाने की कहानी, और फिर सियालदा स्टेशन पर खड़े उन 180 डिब्बों और पाकिस्तान के बीच की जंग की कहानी, इन तमाम कहानियों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे आप। मगर आपको उन कहानियों तलक लेकर जाऊं इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात थी जो आपसे करनी थी कि आज से हमारे इस चैनल पर एक ख़ास सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। सीरीज़ का नाम है रेल मंत्री। जिस सीरीज़ में हम आपको आज़ादी के बाद से लेकर आज तलक के तमाम रेल मंत्रियों की अनकही और अनसुनी दास्तानें सुनाएंगे। और आज इसी सीरीज़ का पहला एपिसोड है जहां हम सुनाएंगे आज़ादी के बाद के देश के पहले रेल मंत्री, देश के सबसे धाकड़ रेल मंत्री जॉन मथाई की कहानी। जो कहानी यूं तो कहने को शुरू हो जाती है 10 जनवरी बरस 1886 के रोज़ केरल के कोझिकोड में थॉमस मथाई के घर जन्म लेने से। मगर जन्म लेने भर से कहानियाँ शुरू किसकी होती हैं? कहानियाँ शुरू तो उस मोड़ से होती हैं जिस मोड़ से हमारी ज़िंदगी अपना रास्ता अख्तियार करने लगती है। मगर जॉन की ज़िंदगी में वो मोड़ दस्तक देता इससे पहले ही जॉन के परिवार वालों ने उनकी ज़िंदगी का समूचा रास्ता मुकम्मल रूप से उन्हें रटवा दिया था। दरअसल मथाई जिस परिवार में जन्मे थे उस समूचे परिवार की एक परंपरा थी कि वहां जन्म लेने वाले हर बच्चे की जिंदगी का रास्ता एक सा होता था, जो रास्ता 4 पड़ावों से मिलकर तैयार होता था। सबसे पहले वो बच्चा मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी करेगा, फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करेगा, फिर लंदन की किसी मशहूर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करेगा और फिर आईसीएस की परीक्षा पास कर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं देने लगेगा। इसी रास्ते पर मथाई के परिवार के सभी लोग अपनी जिंदगी आगे बढ़ाया करते थे और मथाई भी इनसे कुछ अलग नहीं थे। बिल्कुल इसी रास्ते पर मथाई की भी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, तब तलक जब तलक कि वो कांड नहीं घट गया था जिस कांड ने समूचे मथाई परिवार की रातों की नींदें और दिन का चैन छीन लिया था। असल में मसला क्या था कि मथाई इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन जाएंगे, ये बात तो परंपरा अनुसार समूचे परिवार वालों को पहले से ही इल्हाम थी। सो मथाई को लंदन भेजने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होगी उन पैसों का इंतज़ाम मथाई के पिता थॉमस मथाई के बचपन के दिनों से ही एक बैंक में नियमित धनराशि जमा कर रहे थे। मगर अब इसे किस्मत का कुठाराघात ही कहेंगे कि जब घड़ी बरसों बरस से जमा की गई उस पूंजी को निकालने की आई तो वो बैंक कर्जे में डूबकर दिवालिया घोषित हो गया। पहले का ज़माना था जब अगर बैंक कर्जे में डूबता था तो उसमें जमाकर्ता की समूची रकम भी डूब जाती थी। और इस तरह मथाई के बचपन के दिनों से उन्हें लंदन भेजने के लिए जमा की जा रही धनराशि अचानक से समाप्त हो गई, जिसके बाद मथाई परिवार के पास कोई विकल्प था ही नहीं मथाई को लंदन भेजने का। सो विवशता में मथाई ने अपना दाखिला मद्रास विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रम में यानी कानून की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया। जाहिराना तौर से पढ़ाई लिखाई में प्रवीण थे ही मथाई। सो जल्द ही उच्च अंकों के साथ मद्रास विश्वविद्यालय से
विधि विषय से स्नातक की डिग्री हासिल की मथाई ने और इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में बैरिस्टरी करनी शुरू कर दी। पहला मुकदमा मिला था मथाई को 7 हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा दी हुई सजा याफ्ता यानी उम्र कैद के खिलाफ अपील करने का। और अपने पहले ही मुकदमे के दौरान जिस कदर अपनी धारदार दलीलों से मथाई ने अंग्रेजों की गिरफ्त में आ चुके उन 7 हिंदुस्तानियों की जान बचाई, उसने देखते ही देखते चंद हफ्तों के भीतर मथाई का नाम समूचे मद्रास में गुजा दिया। माने इस एक मुकदमे के बाद मुवक्किल नहीं, मुवक्किलों की मंडी नजर आती थी मथाई के केबिन के सामने। मद्रास उच्च न्यायालय के बाकी बैरिस्टर रश्क में अक्सर कहा करते थे कि इस नए आए लड़के ने 6 महीने में इतनी शोहरत जमा कर ली है जितनी शोहरत हासिल करने के लिए लोग दशकों दशक बैरिस्टरी करते रह जाते हैं। मगर सच बताऊं आपको, ये शोहरत दौलत की चमक धमक बाहर की दुनिया से मथाई को देख रहे लोगों की आंखें भलभी से चौंधिया सकती थी, मगर मथाई का दिल इस बैरिस्टरी के काम से खुश नहीं था। मथाई को इस काम में मजा नहीं आ रहा था, वो कुछ और करना चाह रहे थे, मगर क्या? इसकी तलाश में जुटे हुए अभी चंद रोज ही हुए थे मथाई को कि सहसा मथाई के जहन में एक ख्याल ने दस्तक दी कि काश वो लंदन में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई ही कर रहे होते। और फिर लगे हाथ इस ख्याल के साथ एक और ख्याल ने जहन में दस्तक दी कि उस वक्त पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए थे लंदन में, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो सहसा मथाई के जहन में एक और ख्याल ने दस्तक दी कि तब पैसे नहीं थे ना, अब तो वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे अपनी बैरिस्टरी से जुटा सकते हैं। और बस इसके बाद मथाई लग गए पूरी तन मन धन के साथ बैरिस्टरी करने में। इसलिए नहीं कि उन्हें बड़ा बैरिस्टर बनना था, बल्कि इसलिए कि इस बैरिस्टरी से हासिल की हुई कुल जमा धनराशि के सहारे वो लंदन में अपने आगे की पढ़ाई कर सकें। और 2-3 बरस लगे मथाई को बैरिस्टरी से पर्याप्त धनराशि जमा करने में। और इसके बाद अपने ही कमाए हुए पैसों से मथाई ने लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय से परास्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। ज़ाहिराना तौर से पढ़ाई लिखाई में प्रवीण थे, सो जल्द ही वहाँ भी अच्छे अंकों के साथ परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली मथाई ने। और इसके बाद डीलिट की पाठ्यक्रम में दोबारा दाखिला लिया। मगर वो डीलिट की पढ़ाई पूरी हो पाती इससे पहले ही एक रोज़ मथाई को ये खबर मिली कहीं से उड़ते उड़ते कि केरल सरकार ने लंदन के अधिकारियों के पास एक खत भेजा है और उस खत में ये सिफारिश की है कि हमें एक अफसर चाहिए जो सहकारिता विभाग अच्छी तरह से संभाल सके। और इसीलिए केरल के सहकारिता विभाग के लिए एक आला अफसर पद के लिए लंदन में साक्षात्कार लिया जा रहा है। मथाई को लगा इससे अच्छा सुअवसर हो ही नहीं सकता है अपनी मातृभूमि वापस लौटने का। सो मथाई पहुंच गए उस साक्षात्कार में। ज़ाहिराना तौर से पढ़ाई लिखाई में तो प्रवीण थे ही मथाई, मगर पढ़ाई लिखाई में प्रवीण हैं आप, इससे आपका उस दिन का साक्षात्कार बेहतर हो ये जरूरी नहीं। इस बात का इल्हाम उसी दिन हुआ था मथाई को। माने मथाई उस साक्षात्कार से लौट रहे थे तो मत्था ठोकते आ रहे थे कि कहां फंस गया था आज। मगर कमाल की बात तो ये थी कि मथाई का मूड ऑफ कर देने वाले इस साक्षात्कार में मथाई को ही उस आला अफसर के तौर पे चयनित कर लिया गया था। माने मथाई को एक पल को यकीन नहीं हुआ जब मथाई को नतीजे सुनाए गए, मगर अब नतीजे आ चुके थे और हुआ वही था जो मथाई चाहते थे, तो फिर मना करने का तो कोई कारण ही नहीं बनता था। सो मथाई सहकारिता विभाग के आला अफसर के तौर पर लौट आए केरल और सहकारिता विभाग में नौकरी करने लगे। मगर यहां भी मथाई का मन उस कदर लगा नहीं। माने ऐसा नहीं था कि कोई अनबन थी उस नौकरी से, पर ऐसा था कि वो मन नहीं था। और जब मन नहीं होता तो मथाई वहां टिकते नहीं थे। मथाई को लगा क्यों ना फिर कुछ और ऐसा किया जाए जहां मन लगे। अब और क्या,
ये सोच ही रहे थे मथाई कि एक रोज मथाई की नजर अखबार में छपे एक इश्तिहार पर पड़ गई। ये इश्तिहार था मद्रास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र संकाय की एक रिक्ति का। और जाहिराना तौर से मथाई ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय से ही तो परास्नातक और डीलिट की पढ़ाई की थी। तो मथाई को लगा कि क्यों ना पढ़ाने का ही काम किया जाए। सो मथाई मद्रास विश्वविद्यालय में साक्षात्कार देने चले गए, जिस साक्षात्कार में भी मथाई का चयन कर लिया गया। और इसके बाद मथाई मद्रास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र संकाय में बतौर प्रोफेसर कार्यभार संभालने लगे। और यह काम मथाई के मन को भा गया। खूब मन से मथाई हर क्लास के पहले खुद पढ़ते और क्लास में बच्चों को पढ़ाते। और यह सिलसिला दिन, हफ्ते, महीनों को पार करता हुआ बरस दर बरस चलता रहा। और शायद उम्र भर चलता रहता अगर किस्मत ने मथाई के साथ वो खेल न खेला होता जिस खेल ने एक झटके में मथाई की जिंदगी का रास्ता ही बदल के रख दिया। दरअसल हुआ क्या था कि 30 के दशक के उत्तरार्ध आते आते टाटा ग्रुप की केमिकल फार्मा कंपनी के लिए एक प्रबंध निदेशक की रिक्ति बड़े लंबे अरसे से जे.आर.डी. टाटा को चुभने लगी थी। सो जे.आर.डी. टाटा 1938-39 आते आते निकल पड़े थे अपनी केमिकल फार्मा के योग्य प्रबंध निदेशक की तलाश में। और अब इसे किस्मत का खेल कहिए, तकदीर का तकाजा कहिए, या नियति की नियत कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मगर हुआ यही था कि जे.आर.डी. टाटा को समूचे हिंदुस्तान में अपनी केमिकल फार्मा के लिए सबसे योग्य प्रबंध निदेशक के उम्मीदवार के तौर पे मद्रास विश्वविद्यालय में कार्यरत मथाई साहब ही नजर आ गए। जिसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने अपनी कंपनी के प्रबंध निदेशक का प्रस्ताव मथाई के पास भिजवाया। और मथाई को भी लगा कि ये कुछ नया रहेगा जिंदगी में अनुभव के लिहाज से। सो मथाई ने झट से जे.आर.डी. टाटा के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी। और इसके बाद बतौर टाटा केमिकल फार्मा के प्रबंध निदेशक के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस वक्त मथाई ने टाटा की केमिकल फार्मा की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी, उस वक्त वो कंपनी भयंकर घाटे में चल रही थी। और मथाई के कार्यभार संभालने के 3-4 वर्षों के भीतर भीतर न सिर्फ वो कंपनी उस घाटे से उबरी, बल्कि जबरदस्त मुनाफे में चलने नहीं, दौड़ने लगी। और शायद मथाई की इसी कार्यकुशलता ने जे.आर.डी. टाटा को मथाई का मुरीद बना दिया था। इस कदर मुरीद कि टाटा की उस मुतासिरी ने जे.आर.डी. टाटा और मथाई के बीच के बॉस और कर्मचारी वाले रिश्ते की समूची सीमाएं ही नष्ट कर दी। और 40 के दशक के पूर्वार्ध के वर्षों में तो जे.आर.डी. टाटा और मथाई दो पक्के दोस्तों की तरह एक दूसरे से गलबहियां करते नजर आने लगे। और जाहिराना तौर से जब जे.आर.डी. टाटा आपके मित्र हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से देश के अन्य व्यापारियों के साथ भी आपके संबंध प्रगाढ़ हो ही जाते हैं। और यही वजह थी कि 1943-44 आते आते मथाई के घनश्याम दास बिरला और जमनालाल बजाज जैसे देश के आला व्यापारियों के साथ संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए कि जब बरस 1944-45 में जे.आर.डी. टाटा और घनश्याम दास बिरला ने मिलकर मशहूर बॉम्बे प्लान तैयार किया। हाँ, अब अगर आपको बॉम्बे प्लान के विषय में ना मालूम हो तो 2 घड़ी का एक्स्ट्रा नॉलेज ई के लगे हाथ लेते जाइए। तो असल में बरस 1943-44 आते आते समूचे हिंदुस्तान में एक माहौल बनने लगा था कि अंग्रेज बस बहुत जल्द भारत छोड़कर जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे। मगर अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे तो भारत चलेगा कैसे, ये सवाल बार बार दुनिया हमसे पूछ रही थी कि जिस देश में गरीबी और भुखमरी के ऐसे हालात हैं, वो देश अपनी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ाएगा। तो दुनिया के इन सवालों का जवाब देने के लिए ही घनश्याम दास बिरला और जे.आर.डी. टाटा ने मिलकर बरस 1944-45 में विश्व विख्यात बॉम्बे प्लान दिया। ये आजादी के बाद के 15 वर्षों की भारत की आर्थिक नीति का समूचा खाका था कि आजादी के बाद के 15 वर्षों में भारत अपनी अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे लेकर जाएगा।
जिससे विकास प्रशस्ति के तमाम द्वार भारत के लिए खुलें, इसका एक खाका था ये बॉम्बे प्लान। और आप यकीन मानिए, हमारा इतने बेहतरीन और नायाब ढंग से डिजाइन किया गया था ये बॉम्बे प्लान कि तब की अंग्रेजी हुकूमत और दुनिया के तमाम आला अर्थशास्त्री मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे इस अभिनव आर्थिकी मॉडल के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मॉडल के कच्चे विचार भल भी से रहे हो टाटा और बिरला के, मगर इस मॉडल को अंतिम आखिरी परिपक्व रूप रेखा देने का काम मथाई ने ही किया था। और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि जब 1946 में बनने वाली भारत की अंतरिम सरकार की पूर्व संध्या के अवसर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके भावी मंत्रिमंडल की सूची मांगी, तो नेहरू ने भारत के पहले वित्त मंत्री के तौर पर मथाई का ही नाम प्रेषित किया। अब जान रहा हूं जहन के भीतर सवालिया निशान कौंध रहे होंगे कि हमने तो कहा था कि मथाई देश के पहले रेल मंत्री थे और यहां तो बात देश के पहले वित्त मंत्री की हो रही है। तो जनाब, महज बात हो रही है, बन नहीं गए थे मथाई देश के पहले वित्त मंत्री, चूंकि आगे चलकर मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हो गया था, जिस समझौते के तहत वित्त मंत्री की कुर्सी मुस्लिम लीग की झोली में चली गई थी और लखनऊ वाले लियाकत अली खां साहब देश के पहले वित्त मंत्री बने थे। मगर चूंकि नेहरू ने एक दफा अपने कैबिनेट में मथाई की एंट्री करा दी थी, तो मथाई का नाम उनके जहन में कहीं रह गया था। इसीलिए आजादी के बाद नेहरू को जैसे ही सुअवसर हाथ लगा, नेहरू ने तत्काल प्रभाव से मथाई के पास अपनी कैबिनेट के रेल मंत्री पद का प्रस्ताव भिजवा दिया, जिस प्रस्ताव पर मथाई ने भी ये सोचकर सहमति जता दी कि अगर जिंदगी कुछ नया सिखाना चाहती है तो क्यों ना सीख ही लिया जाए। और इस तरह मथाई बनते हैं आज़ाद हिंदुस्तान के पहले रेल मंत्री। अब इसके आगे की मथाई की जिंदगी दो सवालों के जवाबातों के बीच सिमटी हुई नजर आती है। पहला, आखिर क्या है इंदिरा गांधी और मथाई के बिस्तर वाले उन संबंधों का सच, और दूसरा, आखिर कैसे नेहरू के सबसे प्रिय राजदुलारे से सबसे कट्टर दुश्मन बन गए मथाई। मगर क्या है कि एक मसला है, इन दोनों सवालों के जवाबात हम आपको देना तो चाहते हैं, मगर समय बार बार अपनी सीमाओं का भान करा रहा है हमें, और हम चाह कर भी उस सीमा का उल्लंघन कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने खास आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक खास सत्र तैयार किया है, जिस सत्र के भीतर आपको न सिर्फ इंदिरा गांधी और मथाई के उन संबंधों की कहानी सुनने को मिलेगी, नेहरू और मथाई के बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी सुनने को मिलेगी, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और मथाई के कई ऐसे दिलचस्प किस्से भी सुनने को मिलेंगे जो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसका सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि ये टाइटल के नीचे व्यू मोर दिख रहा है ना, बस व्यू मोर पे क्लिक करना है। बिल्कुल सामने एक लिंक नजर आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने वो सत्र खुल जाएगा। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर यहां तक आए हैं तो कृपया उस कहानी से मरहूम न रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करिए, वो सत्र सिर्फ आपके लिए है, उसे कोई और नहीं देख सकता है, हम उसे पब्लिक नहीं करेंगे, वो केवल आपके लिए तैयार किया गया है। इसलिए कृपया उस सत्र को पूरा देखकर हमारी मेहनत सफल करिए।